जय हिंद दोस्तों, आप सभी को डीके स्टडी 24/7 में स्वागत, अभिनंदन, वंदन। दोस्तों आज हम लोग RRB LP CBT 1 28/11/2024 थर्ड शिफ्ट का सेट प्रैक्टिस 12 लेकर के आ रहे हैं। और आपको पता ही है कि आपको 1 से 11 सेट प्रैक्टिस करवा दिया गया है और वो सवाल है जो रेलवे के द्वारा 2024 में पूछा गया सवाल है। और अभी आपको पता ही है कि आपको NTPC का एग्ज़ाम 5 जून से 23 जून के बीच में होने जा रहा है। तो डेफिनेटली जो है क्या कि यहाँ से क्वेश्चन आपको NTPC में टकराने की संभावना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी इस तरह का सवाल करें तो कुछ आपको नोट्स करने की ज़रूरत पड़े तो आप पेन एंड पेपर लेकर के बैठे। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर फर्स्ट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि एकल कोशिकीय जीव की पहचान कीजिए। एकल कोशिकीय जीव की पहचान जो है इसमें से अमीबा एकल कोशिकीय जीव है। और दोस्तों आप जानते हैं कि एकल कोशिकीय जीव अमीबा है। और अमीबा क्या है? तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है? एक प्रोटोजोआ है। और आपको ये भी पता है कि अमीबा जो है अपना आकार निरंतर बदलते रहता है। अमीबा का एक फिक्स आकार नहीं है और ये एक कोशिकीय जीव है। इसमें अमीबा में या एक कोशिकीय जीव में क्या होता है कि भित्ति का अभाव होता है, यानी सेल वॉल नहीं होता। तो आपको ये जानकारी होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। और सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कि सही विधान का चयन करें। और ऑप्शन ए कहता है कि इस एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में अधिक होता है। पहले तो एरोबिक प्रक्रिया समझिए। एरोबिक का हिंदी होता है एरोबिक का हिंदी होता है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। दोस्तों आपको पढ़ाया गया था कि श्वसन दो तरह का होता है। एक होता है अवायवीय और एक होता है वायवीय। एक होता है अवायवीय और एक होता है वायवीय। अवायवीय श्वसन उसको बोलते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो होता है वायवीय श्वसन। और आपको ये भी जानकारी है कि अवायवीय श्वसन में जो है कोशिका अवायवीय श्वसन में ATP का निर्माण जो होता है ये 2 ATP का निर्माण होता है। और वायवीय श्वसन में 38 ATP का निर्माण होता है। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मिलता है, ऊर्जा का निर्माण बहुत कम होता है, जबकि वायवीय श्वसन में ऊर्जा का निर्माण बहुत अधिक होता है। तो यह आपको पता है, तो ये सही है। कह रहा है कि इस एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में अधिक होता है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं बी पे। तो बी में कहता है कि ATP खंडित हो जाता है जिससे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिकाओं में होने वाली ऊष्माशोषी अभिक्रिया को संचालित कर सकती है। तो ATP ऊर्जा में खंडित हो जाता है, ये भी बात सही है। तो आपका बी भी सही है। अब हम बात करते हैं सी। तो सी में कहता है कि पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है जो एक 3 कार्बन वाले अणु भी है। तो पाइरूवेट जो है वो क्या होता है कि लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होता है। और ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका ये सही होगा। A, B एंड C ऑल आर करेक्ट। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस 0.75 है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्लस 0.75 कहने का मतलब आवर्धन जब पॉजिटिव होता है, आपको बताया गया था कि मैग्नीफिकेशन आवर्धन 2 तरह का होता है। अगर आवर्धन पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो होगा वो सीधा होगा। और आपको क्लास में कसम खिलाया गया था कि सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। सीधा प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है। ये आपको पता ही होगा। और आपको बताया गया था कि मैग्नीफिकेशन जो है नेगेटिव भी होता है। और नेगेटिव का मतलब है कि प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा। और उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या है कि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को ज़्यादा बारीकी से ना भी पढ़ेंगे तो सिर्फ इतना पढ़ करके आप इसको हल कर ले जाएंगे। कह रहा है कि इसका मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का मतलब आपको बताया गया कि प्रतिबिंब जो होगा सीधा होगा और सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो वास्तविक तो गया, वास्तविक तो होगा नहीं, वास्तविक तो होगा नहीं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी गलत हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि सीधा आभासी, सीधा आभासी। तो सी या डी में कोई हमारा आंसर है। अब हम बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन जो है 0.75 है, यानी कि 1 से कम है। तो जब मैग्नीफिकेशन 1 से कम होगा इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। और इस हिसाब से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो आपको अच्छे तरीके से क्लास में करवाया गया है। जो क्लास किए हैं उनको तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जब वर्षा जल का pH 5.6 से अधिक हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जीवित प्राणी pH परिवर्तन की केवल एक संकीर्ण परास में ही जीवित रह सकते हैं। जब
वर्षा जल का pH 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और ये कहता है ऑप्शन नंबर डी जो है ये कहता है कि जब मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है तो दांत में सड़न शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर जो कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो आपको क्या करना है कि जो कथन गलत है ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए गलत है। चलिए देखते हैं ऑप्शन ए कैसे गलत है और हमने इसको कैसे गलत ठहराया। तो कहता है कि जब वर्षा जल का pH 5.6 से अधिक हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। जी नहीं, 5.6 से अधिक होगा तो अम्लीय वर्षा नहीं होता है, इसलिए आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों आपको पता ही है कि अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 का बारिश होता है। SO2 और NO2 का मात्रा रहता है और यही कारण है कि SO2 और NO2 के कारण इस वर्षा को हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है यह कहता है कि कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कार्बन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कार्बन चतुस्संयोजी है, ये बात बिल्कुल सही है। कार्बन त्रिसंयोजी है, ये गलत है। कार्बन द्विसंयोजी ये भी गलत है। कार्बन एक संयोजी है तो ये भी गलत है। कार्बन की चतुस्संयोजी होता है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर जो होगा ये आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है जब बाल और क्या कहता है कि जब बाल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा। जब बाल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, ये आपको पता ही होगा। पहले तो आप समझिए कि जब बाल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे W बराबर FS cos थीटा। अगर बल लगा रहे हैं इधर और आपका विस्थापन भी हो रहा है इधर, तो इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच थीटा का मान 0 डिग्री है और cos 0 का मान 1 होता है और ये धनात्मक होता है। तो जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है, तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। अब यहाँ पर अगर आप थीटा का मान यानी आपको क्या बताया गया W बराबर FS cos थीटा, तो अगर आप थीटा का मान 90 डिग्री लेते हो तो क्या होता है, यदि थीटा बराबर 90 हो तो किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि बल अगर लगा रहे हैं आप ऊपर की ओर तो विस्थापन हो रहा है इधर की ओर और ये बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री होगा। और आप जानते हैं कि cos 90 बराबर क्या होता है 0 डिग्री। तो जब बल और विस्थापन एक दूसरे को लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। आपको ये भी जानकारी रखना होगा। अगर दो बल और विस्थापन के बीच का कोण 180 डिग्री हो, मान लीजिए कि फोर्स आप इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट आपका इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री है, तो इसका मतलब cos 180 डिग्री पुट करोगे तो W बराबर क्या है FS cos थीटा। अगर cos 180 डिग्री पुट करोगे तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर से आपको तीनों बात बता देते हैं। जब बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य धनात्मक। जब बल और विस्थापन के बीच लंबवत हो रहा हो यानी 90 डिग्री का कोण बन रहा हो तो किया गया कार्य शून्य। जब बल और विस्थापन के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा हो यानी एक दूसरे के विपरीत हो, बल इधर लग रहा है तो विस्थापन इधर लग रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा, तो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो, तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। तो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन किसी कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारण करता है। किसी कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुणों का निर्धारण कौन करता है, तो कार्बन श्रृंखला की लंबाई बिल्कुल नहीं। अभिक्रियाशील समूह ये करता है, आणविक द्रव्यमान भी नहीं, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या भी नहीं। दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में ग्रुप, आप लोग ग्रुप पढ़े होंगे और आपको 10th में कई ग्रुप पढ़ाया गया होगा, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एल्किन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप। तो ये सब जो है ये क्या निर्धारण करता है कि कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारण करता है। तो इस हिसाब से अभिक्रियाशील समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दूध किसका मिश्रण है। तो दूध में जल भी होता है, वसा भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो दूध जल, वसा और प्रोटीन आदि का मिश्रण है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, आपका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है। द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है तो द्रव के कण अस्थायी होते हैं, बिल्कुल नहीं। ये ठोस के कण अस्थायी होते हैं, द्रव के कण अस्थायी नहीं होते हैं। द्रव के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ये बिल्कुल सही बात है। द्रव के क्या कहता है कि क्या नहीं है, तो नहीं वाला में आपका जो हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है द्रव के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, ये सही बात है। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही बात है। द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन द्रव के कण
एक अस्थाई होता है, ये बात गलत है और आपको गलत ही चूज करना था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार दिखाई देती है। तो किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो आपको सेकेंद्रीय वृत्त दिखाई देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंद्रीय वृत्त, डी फॉर दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। 4 ओम और 6 ओम प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों के अपसर्व संयोजन वाले एक परिपथ का तुल प्रतिरोध कितना होगा। अपसर्व संयोजन दोस्तों आपको बताया जाता है कि तार जो है, तार को दो तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं, तार को दो तरह से कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। अगर एक तार ये है और एक तार ये है, अगर इसको पैरेलल में करोगे, अगर इसको सीरीज में करोगे यानी सीधा में करोगे तो इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और अगर दो तार है और इसको आप पैरेलल में करना चाहोगे तो इसको बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं अपसर्व संयोजन। और आपको पता है कि अपसर्व संयोजन का जो होता है तुल प्रतिरोध, अपसर्व संयोजन का तुल प्रतिरोध 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। जबकि 1/r1 कितना है 1/4 और 1/r2 कितना 1/6 आपको। तो अगर 4 और 6 का करोगे, आगे बढ़ोगे तो राइट आंसर जो आपको देखना होगा, यहाँ पर अगर एलसीएम लेते हो 12 तो 12 लोगे तो ये होगा 3 और ये होगा 2, यानी आपका आर जो हो जाएगा, आर का मान हो जाएगा 12/5। आर का मान क्या होगा 12/5। आप काटोगे तो 2.4 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? तो इस परिघटना को विक्षेपण कहा जाता है। दोस्तों आपको कई बार क्लास में करवाया गया है कि जब व्हाइट लाइट एक प्रिज्म में होकर के गुजरेगा तो ये जो है 7 रंगों में टूट जाता है। ये कितने रंगों में टूट जाता है? 7 रंगों में टूट जाता है। ये 7 रंगों का नाम VI BG YOR यानी विबग्योर बताया गया था। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड यानी बैजानी हैप्पी नाला हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं बैजानी हैप्पी नाला यानी बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो यहाँ पर जब सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है तो इस घटना को हम लोग बोलते हैं यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी विक्षेपण बोला जाता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी क्या बोला जाता है? विक्षेपण बोला जाता है। और दोस्तों आपको थोड़ा सा और मैं जानकारी दे दूँ कि जब एक लाइट यानी एक वाइट लाइट, एक सफ़ेद प्रकाश जब एक प्रिज्म में होकर के गुजरेगा तो आपको अभी जानकारी लगा है, अभी पता हुआ है कि प्रकाश 7 रंगों में टूट जाता है। प्रकाश कितने रंगों में टूट जाता है? प्रकाश जो है, फिर से इसको बना देते हैं, जब एक सफ़ेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारोगे तो यह प्रकाश जो है 7 रंगों में टूट जाता है। और यह आपको बोला गया बैगनी, जामुनी, बैजानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। और दोस्तों अगर कल को जाकर के ये सवाल पूछे कि ये 7 रंगों में जब ये टूट जाता है तो इस घटना को तो विक्षेपण बोला जाता है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। लेकिन बोलेगा कि 7 रंगों में सबसे कम विचलित कौन हुआ, तो सबसे कम विचलित जो होगा वो लाल होगा और सबसे ज़्यादा विचलित जो होगा बैगनी होगा। ये 7 रंगों में किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा? तो लाल का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, और जबकि बैगनी का वेवलेंथ सबसे कम, यानी तरंगदैर्घ्य लाल का ज़्यादा होगा और बैगनी का कम होगा। अगर आपसे पूछेगा कि 7 रंगों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका कम होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, तो लाल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और बैगनी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। अगर आपसे पूछे कि 7 रंगों में किसका चाल सबसे अधिक होगा, तो बैगनी का चाल सबसे अधिक होगा, जबकि लाल का चाल सबसे अधिक होगा, जबकि बैगनी का चाल सबसे कम होगा। तो दोस्तों ये क्लास में बहुत डिटेल से करवाया जाता है और जो मेरे से पढ़े हैं ज्ञान कॉम्पिटिटिव सिरघाटी में, उनको ये सब बातें बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप सिरघाटी के आसपास हैं तो बिना देरी किए हुए आप ज्ञान कॉम्पिटिटिव को ज्वाइन करें और इस तरह आपको विश्लेषण जरूर करने को मिलेगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि रट करके नौकरी लेना संभव नहीं है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 जो है, कौन सा ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है? तो ये जो है मांसपेशी ऊतक हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, क्योंकि आपको पता ही है कि मांसपेशी जब हम मसल्स को मजबूत करते हैं तो थोड़ा सा फैलता है, और जब इसको छोड़ देते हैं, मेहनत करना छोड़ देते हैं, हार्डवर्क करना छोड़ देते हैं, तो ये सिकुड़ जाता है। तो ये जो है मांसपेशी ऊतक जो है हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14, सभी द्रव और गैस क्या है?
ठोस है? बिल्कुल नहीं। अर्धचालक है? बिल्कुल नहीं। सभी द्रव और गैस क्या है? तरल है। तो आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी द्रव और गैस क्या है? तरल है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यह 15 ये कहता है कि जब एक एकल अभिकारक सरल उत्पादों में टूट जाता है तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक चीज़ दो भागों में या कई भागों में टूट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपघटन। तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं था। इतना आसान सवाल रेलवे के द्वारा पूछा जा रहा है कि मैं पढ़ कर के तजुब होता हूँ कि इस तरह का सवाल भी रेलवे उसको भी अपना तवज्जो दे रखा है। तो ये जो होगा आपका आंसर होगा अपघटन। दोस्तों, आपको पता है कि विस्थापन किसे कहते हैं? आप जब इस सेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे तो आपको विस्थापन के बारे में, संयोजन के बारे में और दोहरे विस्थापन के बारे में जानकारी हो गया होगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि विस्थापन अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर एक नया यौगिक बनाता है। इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर आपको अगर एग्जांपल दें तो अगर हम एग्जांपल दें Fe प्लस SO4, FeSO4 क्या दें? FeSO4 और प्लस अगर कॉपर से अभिक्रिया कराएं तो FeSO4 प्लस कॉपर से अभिक्रिया करेंगे। सॉरी दोस्तों, इसको लिखने में गलत हो गया। यानी ये जो होगा CuSO4 कॉपर सल्फाइड प्लस Fe से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो यह अभिक्रिया क्या करेगा? Fe जो है अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो Fe जो है SO4 के अपनी तरफ खींच लेगा और ये जो बनेगा FeSO4 और कॉपर को अलग कर देगा। तो इस तरह के अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि दोहरी विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, तो दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में आपको पता ही होगा कि अगर मान लीजिए कि A और प्लस B और इसको हम रिएक्शन करवा रहे हैं। देखिए AB है और AB को रिएक्शन करा रहे हैं CD के साथ, तो क्या होगा कि A C के साथ विस्थापित हो जाएगा और B D के साथ विस्थापित हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लो कि A पर पॉजिटिव और B पर नेगेटिव, और अगर मान लीजिए C पर नेगेटिव और D पर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ मिल जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ मिल जाएगा। तो यह अभिक्रिया बनकर के जो बनेगा वो बनेगा AC और प्लस बनेगा BD। तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं दोहरा विस्थापन, क्योंकि एक बार यहाँ से विस्थापित हुआ, एक बार यहाँ से विस्थापित हुआ। तो इस तरह के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? दोहरे विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन अभिक्रिया आप जानते हो कि जब दो चीज़ों को मिला देंगे और एक नया चीज़ बनेगा तो इस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है। जैसे हाइड्रोजन को अगर आप ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराओगे तो H2O बनता है, तो ये जो आपका है संयोजन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर कह रहा था कि अभिकारक तरल उत्पादों में टूट जाता है, टूट जाना यानी अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज आपको बताया गया है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में किया गया था। लेकिन रॉबर्ट हुक साहब ने जो कोशिका की खोज किया था वो मृत कोशिका की खोज किया था, और यह एक कॉर्क में किया था, यानी पेड़ के छाल में। पेड़ के छाल को देखा था और पेड़ के छाल को क्या बोला जाता है? कॉर्क बोला जाता है। तो कॉर्क में ये कोशिका देखा था और इसी को बोला जाता है कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन ये मृत कोशिका की खोज किया था। लेकिन अगर आपसे कल को जाकर के सवाल ये पूछ दे कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया था। 1674 में जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वॉन लीवेनहॉक ने किया था। अब यहाँ पे थोड़ा सा कोशिका के बारे में आपको जानकारी दे दे कि अगर आपसे पूछेगा कि कोशिका का सबसे अगर आपसे पूछेगा कि सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, तो सबसे बड़ा कोशिका जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ा कोशिका होता है। सबसे छोटा कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा कोशिका होता है। और अगर पूछेगा कि मानव में सबसे बड़ा कोशिका, तो आप क्या बताओगे? मानव में 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। मानव में सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा पूछेगा तो बताओगे ओवम। सबसे छोटा पूछेगा, सबसे बड़ा जो होता है ओवम होता है यानी अंडाणु होता है। सबसे छोटा पूछेगा तो बताओगे शुक्राणु यानी स्पर्म होता है। और अगर पूछेगा सबसे लंबी कोशिका, तो तंत्रिकी कोशिका जो होती है सबसे लंबी कोशिका होती है। तो आपको ये सब थोड़ा सा जानकारी रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समय के साथ प्रजातियों के अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है? तो यह जो है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, कौन सी क्रिया प्रजातियों के लिए अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है, तो भिन्नता आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, जब कोई मोटर कार तेज चाल से छीन मोड़ पर मुड़ती है तो हम
एक ओर झुकने लगते हैं, यह उदाहरण गति के किस नियम पर आधारित है। तो आपको बताया गया था कि गति का 3 नियम होता है। गति का कितना नियम होता है? गति का 3 नियम होता है। गति का पहला नियम को बोला जाता है जड़त्व का नियम, और जब हम जड़त्व को देखे थे तो बताया था जड़त्व भी 3 तरह का होता है, गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। तो ये जो आप अगर ये जो पूछ रहा है कि एक मोटर कार तेज चाल से छीन मोड़ पर मुड़ता है, अगर तेज चाल से छीन मोड़ पर मुड़ता है तो हम एक ओर झुकने लगते हैं, आप बाहर की ओर झुकने लगते हैं, तो ये किसके कारण है? तो यह जो है दिशा के जड़त्व के कारण है, और जड़त्व जो है गति का पहला नियम होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो आपको पता ही है कि जल में एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है, और हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन 2 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 16 होता है। जब इसको काटोगे तो 1:8 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आज का सवाल आपका लास्ट है, अंतिम सवाल है, और ये पूछता है कि क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर 2 विकल्पी जोड़े का अध्ययन करने के लिए संरक्षण कराया जाता है। तो ये जो होता है आपका सही आंसर हो जाएगा लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों आज मैं ये सवाल करवाया है सेट नंबर 12, और थोड़ा सा आपको जल्दी करवा दिया गया है क्योंकि आज मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव था। तो चलिए हम लोग अब सेट नंबर 13 देखेंगे। तो आपको कुछ ही पल बाद सेट नंबर 13 अपलोड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।